हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के बारे में समझेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की थी। पूरा उनका एक कंप्लेंट मैकेनिज्म समझा था कि किस हिसाब से कंप्लेंट होती है, क्या उनके फंक्शंस होते हैं और किस हिसाब से काम करते हैं। अब इस वीडियो में भी सेम हम वही पढ़ेंगे, बस यहां पे हम नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के बारे में पढ़ेंगे, बाकी वही कंप्लेंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के फंक्शंस वगैरह देखेंगे और भी सारी छोटी छोटी चीजें देखेंगे, किस हिसाब से कंप्लेंट होती है उसके बारे में बात करेंगे। सो अगर आपको नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स क्लियर है तो आपको नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बहुत आसानी से बन जाएगा, क्योंकि इतना लॉजिक आप लगा लेंगे कि वो ह्यूमन राइट से रिलेटेड था, तो यहाँ पे हम लोग माइनॉरिटीज से रिलेटेड, यहाँ पे हम माइनॉरिटीज से रिलेटेड बात करेंगे। जहां जहां उसमें ह्यूमन राइट लिखा था वहां वहां यहाँ पे माइनॉरिटीज लिखा होगा, बाकी वही फंक्शन है, सेम चीजें हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर है। तो आपको ज्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक भी कमीशन बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको ऑटोमेटिकली दूसरे, लाइक नेशनल कमीशन फॉर विमेन जब हम पढ़ेंगे, तो अगर आपको नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज पता होगा तो आपको ऑटोमेटिकली विमेन वाला पता हो जाएगा। ठीक है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, छोटे छोटे माइनर डिफरेंस है, तो उन पे मैं फोकस कर दूंगा। क्लियर है? मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम हमारे इस यूनिट के एकदम एंड पे हैं। कुछ एक आध टॉपिक ही अब हमारा बच रहा है, इसके बाद में हमारा पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप आपको सारी चीजें अभी तक क्लियर होगी कि ह्यूमन राइट्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ह्यूमन राइट्स का, ये तमाम चीजें आपको पूरी क्लियर होंगी अब तक। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के एजेंडा को, इस वीडियो के टॉपिक को, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। सबसे पहले मेरे मन में जो सवाल आया है, या मैं सवाल आपसे पूछूं क्योंकि ये सवाल मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूं इसी चैप्टर में, हु आर माइनॉरिटीज इन इंडिया। अगर इंडिया में हम देखें तो इंडिया में माइनॉरिटीज कैसे डिफाइन होती है, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कहां पे की थी हमने ये बात? हमने ये बात की थी फंडामेंटल राइट्स, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि माइनॉरिटीज किस बेसिस पे डिफाइन की जाती है इंडिया में। सो माइनॉरिटीज जो इंडिया में डिफाइन की जाती है वो डिफाइन की जाती है लैंग्वेज के बेसिस पे, लैंग्वेज, और दूसरी जो चीज है वो है रिलीजन। लैंग्वेज और रिलीजन के बेसिस पे माइनॉरिटी डिफाइन की जाती है। अब ये कौन सा आर्टिकल है ये आप लोग बताएंगे, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन से आर्टिकल में बताया गया है कि लैंग्वेज और रिलीजन के बेसिस पे इंडिया में माइनॉरिटी डिफाइन होती है। और अगेन मैं कह रहा हूं ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है। यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है उसमें भी ये सवाल पूछा गया है कि इंडिया में माइनॉरिटी किस बेसिस पे डिफाइन करते हैं, दैट इज लैंग्वेज एंड रिलीजन। और इसका कौन सा आर्टिकल है? फंडामेंटल राइट्स का कोई आर्टिकल है, आप लोग इसे चेक करेंगे और बताएंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको क्लियर हुई कि इंडिया में जो माइनॉरिटीज है वो लैंग्वेज और रिलीजन के बेसिस पे डिफाइन होती है, और ये हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा है। अब हम बात करते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के क्या काम है और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज कब बना, क्या है, इसकी पूरी हिस्ट्री को समझते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 was enacted by parliament to create national commission for minorities to safeguard human rights of minorities including protection against inequality and discrimination। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी है ये पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट से बनाया गया है। कौन सा एक्ट था? 1992 का एक्ट था, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 के द्वारा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बनाया। अब नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी का बेसिक पर्पस क्या था? बेसिक पर्पस ये था कि जो माइनॉरिटीज हैं उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखना। ठीक है, जो माइनॉरिटीज हैं हमारे देश में उनके साथ में कहीं इनइक्वालिटी नहीं हो, उनके साथ में कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक, समझ में आ गया? क्योंकि जो भी माइनॉरिटी है या तो रिलीजन के बेसिस पे या लैंग्वेज के बेसिस पे, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो संख्या में बहुत कम है। मेजॉरिटी बहुत ज्यादा होती है और माइनॉरिटी संख्या में बहुत कम है, तो कहीं उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, कहीं उनके साथ में भेदभाव नहीं हो, कहीं जो उनको राइट्स मिले, जो उनको अधिकार मिले हैं, उन अधिकार का वायलेशन नहीं हो, इसलिए नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बनाया गया है। क्लियर? ये वाली चीज एकदम सिंपल है, सॉर्टेड है, ये वाली चीज आपको समझ में आ गई है। देन
Minorities' human rights are enriched in Constitution as well as other laws enacted by Parliament and state legislature. अब बताया गया है कि जो माइनॉरिटीज के जो राइट्स हैं वो हमारे संविधान में दिए गए हैं। संविधान में अगर आप फंडामेंटल राइट्स देखेंगे, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। साथ ही साथ समय समय पे पार्लियामेंट ने भी माइनॉरिटीज को बहुत सारे राइट्स दिए हैं। जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जो स्टेट लेवल पे जो सरकारें हैं, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जो स्टेट की जो पार्लियामेंट होती है, ठीक है, जो स्टेट की जो पार्लियामेंट होती है जिन्हें हम स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं, उन्होंने भी अपने स्टेट में माइनॉरिटीज को तमाम राइट्स दी हैं। सो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज इन सारी राइट्स का ध्यान रखता है कि इन राइट्स का कहीं ना कहीं वायलेशन नहीं हो, और ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का लोगो। क्लियर? ये चीज आपको यहां तक पूरी समझ में आ गई, यहां तक आपको चीजें क्लियर है। नाउ द माइनॉरिटी हेयर्स आर referred to religious minorities of Muslim, Christian, Sikhs, Buddhist, Jain, ठीक है, एंड पारसीज। ठीक है, अब रिलीजन बेसिस पे अगर हम लोग माइनॉरिटीज को देखें तो रिलीजियस माइनॉरिटीज में हम लोग मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज वगैरह को हम लोग रिलीजियस माइनॉरिटी या हमारे देश में इनको माइनॉरिटी की कैटेगरी में लिख सकते हैं। ठीक, many states have also instituted the state minority commission and they are located in respective state capitals. अब एक नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी तो है ही, लेकिन अलग अलग स्टेट ने, मतलब पूरे नहीं, कुछ कुछ स्टेट ने अपने स्टेट लेवल पे भी स्टेट कमीशन फॉर माइनॉरिटी सेटअप किया है। वो अपनी अपनी स्टेट कैपिटल में होता है। सो आपकी स्टेट में है या नहीं है, ये आपको गूगल करना है कि क्या आपके स्टेट में स्टेट कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है या नहीं है। ठीक, person who belong to minority community can approach the state as well as national minority commission for remedying human rights violation. अब अगर कोई भी माइनॉरिटी है, ठीक है, और अगर उसकी ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, अगर उसकी राइट वायलेट हो रही है, तो वो स्टेट कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के पास जा सकते हैं, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के पास में जा सकते हैं सॉल्यूशन के लिए या अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाने के लिए। ठीक है, सो ये पर्सन के ऊपर है कि वो स्टेट कमीशन के पास में जाएगा या फिर कहां जाएगा, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के पास में जाएगा। क्लियर है? ये चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। The National Minority Commission consists of a chairperson, a vice chairperson, and 5 other members who are nominated by central government from amongst the minority community who are person of eminence, ability, and integrity. अब ये जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज हैं, इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं? एक होंगे चेयरपर्सन, एक होंगे वाइस चेयरपर्सन और 5 मेंबर होंगे। ठीक है, और ये जो इंसान होंगे इनको कौन नॉमिनेट करेगा? इनको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। और ये जो मेंबर होते हैं ये माइनॉरिटी कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटी में जो पर्सन जिनने बहुत अच्छा काम किया हो, जिनकी इंटीग्रिटी, जिन्होंने कोई अच्छी पढ़ाई वगैरह की हो, जिसके पास नॉलेज हो, जिन्होंने इस क्षेत्र में, जिन्होंने लोगों के राइट्स के लिए कुछ काम किया हो, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज में बेसिकली माइनॉरिटी ग्रुप के ही मेंबर होते हैं, एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 5 मेंबर, तो टोटल 7 मेंबर का है ये बॉडी। क्लियर? Person who belong to minority communities can approach state as well as national minority commission for remedying human rights violation। वही कि अगर किसी भी पर्सन की अगर ह्यूमन राइट्स वायलेट होती है तो वो जा सकता है। कोई भी माइनॉरिटी की अगर ह्यूमन राइट वायलेशन होती है तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी या स्टेट कमीशन फॉर माइनॉरिटी पे जा सकता है। ठीक, Now function of the commission. The function of the commission includes the following. अब जो कमीशन के जो फंक्शंस हैं, इस कमीशन के क्या क्या फंक्शंस हैं उनको हम समझते हैं एक एक करके। इवेल्युएटिंग द प्रोग्रेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी। सबसे पहले कमीशन देखता है कि माइनॉरिटीज की क्या क्या प्रोग्रेस हुई, देश आजाद हुआ उसके बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज की तारीख में क्या है, रिपोर्ट्स वगैरह पेश करना कि देश में माइनॉरिटीज की हालत सुधर रही है, बदतर होते जा रही है, क्या है, क्या स्टेटस है, तो ये सारी चीजें को इवेल्युएट करना। ठीक, देन monitoring the working of safeguards provided in the constitution and in other laws enacted by parliament and state legislature। साथ ही साथ वो इस चीज को भी ध्यान रखते हैं कि जो संविधान में जो राइट्स दी गई है माइनॉरिटीज को और पार्लियामेंट ने जो लॉज बना के जो राइट्स दी है माइनॉरिटीज को, क्या वो राइट्स वाकई में काम कर रही है, क्या वो राइट्स वाकई में वो माइनॉरिटी इंजॉय कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं।
Then making recommendation for effective implementation of safeguard for the protection of interest of minority by central government or the state government. साथ ही साथ ये कुछ रिकमेंडेशन भी देते हैं केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को, जिससे कि माइनॉरिटीज की हालत सुधरे, उनके लिए क्या स्कीम्स वगैरह लेके आनी है। साथ ही साथ ये जो हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का वायलेशन वगैरह हो रहा है, इसके बारे में भी रिकमेंडेशन देते हैं कि देखो भैया यहाँ पे वायलेशन हो रहा है, आप कुछ ऐसी स्कीम लाओ तो शायद इससे भला हो जाए। तो ये काम भी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी या स्टेट कमीशन फॉर माइनॉरिटी करता है। Then looking into a specific complaint regarding deprivation of rights and safeguard of minorities and taking up such matter with appropriate authorities. उसके साथ साथ अगर कोई इंसान अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा रहा है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के पास में, तो उन कंप्लेंट्स को सुनना, उस कंप्लेंट का निवारण, उस कंप्लेंट का हल ढूंढना, ठीक है, और रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज को देना आगे कि वो उस तरीके से प्रोसीजर करें, ये पूरा काम नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एंड स्टेट कमीशन फॉर माइनॉरिटी का होता है। Initiating studies on problem arising out of discrimination against minority and recommending measures for their removal. साथ ही साथ ये लोग स्टडी करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है माइनॉरिटी के साथ में, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो कैसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कौन से रीजन में सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इतना बड़ा देश है, वहां उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाले, सिर्फ इसी जाति के साथ में क्यों डिस्क्रिमिनेशन हो रहा, दूसरे के साथ में क्यों नहीं। मतलब ये छोटी छोटी जो बारीकियां होती ना, ये सारी बारीकियों को देखना, उन सारी बारीकियों को पढ़ना और देन आगे बढ़ना। ठीक। Conducting studies, research and analysis on the issue relating to socio-economic and educational development of minorities. Research करवाना, studies करवाना कि minorities का कैसे development वगैरह होगा, ठीक है, ये सारी चीजों का ध्यान रखना। Clear? ये चीज भी समझ में आ गई है आपको। Suggesting appropriate measures in respect of any minority taken in respect of any minority to be undertaken by central government or state government and making periodical or special report to central government on any matter pertaining to minorities and the difficulties confronted by them. साथ ही साथ ये सेंट्रल गवर्नमेंट को वही मेजर्स वगैरह बताना, कौन सी स्कीम्स लाना चाहिए, साथ ही साथ कुछ कुछ रिपोर्ट्स बनाना जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बता सके। रिपोर्ट में होता क्या है, डेटा होता है, और डेटा सबसे ज्यादा जरूरी होता है। डेटा कैसे जरूरी होता है कि उस डेटा के माध्यम से बताना कि माइनॉरिटीज की क्या हालत है, ठीक है, ये प्रॉब्लम क्यों है, ये इनइक्वालिटी क्यों हो रही है, क्या माइनॉरिटीज की हालत सुधरी है तो कैसे सुधरी है, कौन सी स्कीम काम कर गई, ये सारी चीजें डेटा रिपोर्ट्स के माध्यम से बताना। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक। Now, National Commission of Minorities is vested with the power of Civil Code. अब यहाँ पे बताया है कि जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है वो सिविल कोड की पावर वेस्ट की गई है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी पावर है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के पास में, उसको समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि अगर आपने नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स पढ़ा होगा तो सेम होगी उसकी, बस थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, एकदम माइनर से डिफरेंस होंगे। तभी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स पढ़ लिया है तो आपको नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ऑटोमेटिकली ये चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। When the commission try to hear any suits or complaint, it has power to पहला, समन एंड इन्फोर्स द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिन हिम और हर ऑन ओथ। किसी भी इंसान को समन भेजना, उसको बुलाना, उसको ओथ दिला के उससे कुछ भी पूछना करना, ये सारी चीजें। देन रिक्वायर द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, कुछ भी डॉक्यूमेंट निकालना, कोई भी डॉक्यूमेंट मंगवाना, ठीक है, वो। देन रिसीव एविडेंसेस ऑफ एफिडेविट, एफिडेविट्स वगैरह लेना, एविडेंस लेना, लिखित तौर पे सारी चीजें लेना कि मैंने ऐसा ऐसा किया था। देन रिक्वेस्ट एनी पब्लिक ऑर्डर और कॉपी फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, साथ ही साथ कोई भी पब्लिक ऑर्डर या कोई भी कोर्ट वगैरह से, लाइक पुलिस से कोई फाइल बुलवाना है, कोर्ट से कोई फाइल बुलवाना है, तो ये भी पावर है, ये बोल सकते हैं कि हमें वो फाइल दो, और देना पड़ता है। ठीक है। रिक्वेस्ट एनी पब्लिक रिकॉर्ड, कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड है, ठीक है, कहीं पुलिस में कोई रिकॉर्ड वगैरह तो उसको लेना। देन इशू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड डॉक्यूमेंट्स, जो विटनेस है उनका एग्जामिनेशन होना, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को देखना, ये भी पावर होती है। तो सेम हमने देखा एक सिविल कोर्ट की पावर होती है, मतलब एक तरीके से सारी पावर है कि बुलाना, उस इंसान को बुलाना, उस इंसान से गवाही लेना, ओथ दिलवाना, विटनेसेस को देखना, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से कुछ बोलना, उनसे डॉक्यूमेंट बुलवाना, साथ ही साथ जो एविडेंसेस वगैरह को देखना, उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन करना, ये तमाम पावर इनके पास में है। क्लियर, समझ में आ गया। यहाँ पे सिविल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट नहीं है। ठीक।
नाउ कंप्लेंट मैकेनिज्म। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ग्राउंड में हम लोग नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के पास में कंप्लेंट लिखवा सकते हैं। तो एक एक करके हम इनके ग्राउंड्स देखते हैं कि कौन कौन से ग्राउंड में हम लोग नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के पास में जाएंगे और हम अपनी कंप्लेंट लिखवा सकते हैं। There are many grounds on which complaint typically declines the admitting the complaint, ठीक है। और बहुत सारे ग्राउंड्स है जिसमें कमीशन डिक्लाइन भी कर देता है कि हम लोग कंप्लेंट नहीं लिखेंगे। तो कंप्लेंट मैकेनिज्म में हमें ये पता चल जाएगा कि किन किन ग्राउंड्स पे हम लोग कंप्लेंट लिखवा सकते हैं और किन किन ग्राउंड पे वो लोग कंप्लेंट नहीं लिखते हैं। सो ये वाली चीज क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे क्या बताया, फर्स्टली इज डज नॉट एंटरटेन और एडमिट केसेस और कंप्लेंट दैट डू नॉट रिलेट टू माइनॉरिटी स्टेटस और राइट्स। तो यहाँ पे देखो कहना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी कोई भी ऐसी कंप्लेंट को एंटरटेन नहीं करेगा जो कि माइनॉरिटी स्टेटस से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी वाला इंसान चला गया नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के पास में, तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी उसकी कंप्लेंट एड्रेस नहीं करेगा। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी का फोकस क्या है? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी का फोकस है कि सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज जो कम्युनिटी है उनकी कंप्लेंट को एड्रेस करना। क्लियर है? देन सेकेंड क्या बोल रहा है, सेकेंडली द कंप्लेंट शुड नॉट बी पेंडिंग बिफोर एनी अदर कोर्ट और कमीशन दैट इज मैटर दैट आर सबजुडाइज। यहां पे सेकेंडली बोला गया है कि कोई भी ऐसी कंप्लेंट को नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एडजस्ट नहीं करेगा, कोई भी ऐसी कंप्लेंट को नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एड्रेस नहीं करेगा जो कि मैटर ऑलरेडी सबजुडाइज है। फॉर एग्जांपल कोई मैटर ऑलरेडी हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट में उसकी हियरिंग्स चल रही है, वो सबजुडाइज है, तो फिर नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज के पास में आप चले गए कि भैया हमारी कंप्लेंट को सुनो, तब नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी नहीं सुनेगा क्योंकि आपका ऑलरेडी मैटर यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अगर आपका मैटर सबजुडाइज नहीं होगा तो ही नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी आपकी कंप्लेंट्स को सुनेगा। क्लियर? नाउ thirdly, where the complaint has not availed of other ordinary judicial, quasi-judicial, administrative institution that are available for redressal, the commission does not admit such matter unless the complaint has reasonable justification। ठीक है, क्या बोला गया? thirdly एक बार ध्यान से पढ़ो, where the complaint has not availed of any other ordinary judicial, quasi-judicial, administrative institution that are available for redressal, the commission does not admit such matter unless the complaint has reasonable justification। ठीक है, एक तो आपकी कंप्लेंट में एकदम रीजनेबल जस्टिफिकेशन होना चाहिए, और अगर आपकी कंप्लेंट कोई नहीं सुन रहा है तो मतलब ऐसा तो नहीं कि कहीं आपकी कंप्लेंट में ऐसे कोई खोट हो कि वो कंप्लेंट ही नहीं हो। आप जब भी कुछ कंप्लेंट करवाने जा रहे हो तो रीजनेबल जस्टिफिकेशन होना चाहिए, मतलब क्यों कंप्लेंट करना, मतलब कुछ सच नजर आना चाहिए उसमें, तो इस चीज को भी ध्यान रखा जाता है। Now fourthly, the complaint should not relate to events that are more than 1 year old। कोई भी कंप्लेंट 1 साल के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। ठीक है, ये नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स जब हम पढ़ रहे थे तब भी मैंने बताया कि जब भी हम कंप्लेन करते हैं तो हमारी कंप्लेंट 1 साल के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। मतलब आज इवेंट हुआ है तो आज से लेके पूरे 1 साल तक आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आज इवेंट हुआ और 4 साल बाद कंप्लेंट लिखवा रहे हैं, ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा। 1 साल का टाइम फ्रेमवर्क है आपके पास में। फिफ्थली, द कंप्लेंट शुड नॉट बी वेग, एनोनिमस और फ्रिवोलस। ठीक है, जो आपकी कंप्लेंट है मतलब वो झूठी कंप्लेंट नहीं लगनी चाहिए, फालतू की कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए, कंप्लेंट में एकदम डिसेंट एक सच दिखना चाहिए, तो हम उस चीज पे आगे बात करें। लास्टली, द कमीशन डज नॉट एंटरटेन कंप्लेंट दैट आर नॉट डायरेक्टली एड्रेस टू इट। ठीक है, कमीशन उन कंप्लेंट्स को नहीं सुनता है जो कि डायरेक्टली उसको नहीं एड्रेस की गई हो। मतलब वही मान लो कि आपने कंप्लेंट पहले हाई कोर्ट को की, हाई कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं ऐसा करो, फिर यहाँ पे आ रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप सीधा जाओ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी के पास में, फिर आपको अगर लगे तो आप कोर्ट जा सकते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया है और फिर उसके बाद में आप जा रहे हो। तो डायरेक्टली नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के पास में कहां गए? पहले एक इंसान गया हाई कोर्ट के पास में, हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया, फिर वो पसंद नहीं आया तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के पास में चले गए। ऐसा काम नहीं चलेगा, आपको डायरेक्टली नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी के पास में जाना है तो जाओ, इतना घूम फिर के ये वाला सिस्टम नहीं चलेगा। क्लियर है? ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई, तो आपको कंप्लेंट मैकेनिज्म भी ध्यान रह गया। नाउ like the National Commission for Human Rights, like the National Human Rights Commission, the National Commission of Minorities can also take action suo motu based on newspaper reports or other finding।
जैसा कि हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में देखा था कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन सुओ मोटो एक्शन भी ले सकता है। सुओ मोटो एक्शन मतलब कि कोई पेपर की रिपोर्ट के अनुसार, कोई पेपर में अगर कोई फाइंडिंग्स वगैरह है तो उसके हिसाब से वो एक्शन ले रहा है, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो वैसे ही नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज भी ले सकता है। मान लो कि आज पेपर में आ गया, द हिंदू में आ गया कि माइनॉरिटीज के खिलाफ में प्रताड़ना हो रही है, तो अगर किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं भी रजिस्टर की तो सुओ मोटो अपने आप से ही नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्शन ले सकता है, ठीक। सुओ मोटो का अब तक आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सुओ मोटो हम लोग फर्स्ट चैप्टर से, जो आपका यूनिट 1 है जुडिशरी, तब से मैं आपको इस वर्ड का मतलब बताते आ रहा हूं कि सुओ मोटो का मतलब क्या है। Application of complaints are required to be sent to commission and addressed directly to the secretary, National Commission for Minorities. जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्ट आप लोग कमीशन को एड्रेस कीजिए, और कहाँ भेजना है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, जिसका कि न्यू दिल्ली में है ऑफिस। तो आप वहाँ पे कंप्लेंट अपनी भेज सकते हैं, बाय ईमेल भेज सकते हैं, मतलब ऑनलाइन भी भेज सकते हैं, बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं, ठीक है। इट डज नॉट चार्ज एनी फीस फॉर लॉजिंग अ कंप्लेंट। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज में अगर आपको कंप्लेंट लिखवाना है तो कोई फीस नहीं लगती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। द अपडेटेड कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर अवेलेबल। अब वही है कि अपडेटेड कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो भी है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज में, जो अपडेटेड डिटेल्स है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, और आप इतने होशियार हैं कि आज की तारीख में आपको सब कुछ पता है। इसी के साथ में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज हमारा होता है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया हो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स पता है तो आपको नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज भी समझ में आ गया होगा, और सेम वैसे ही नेशनल कमीशन फॉर विमेन भी है। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ शॉर्ट एंड सिंपल है, कुछ उसमें ज़्यादा हमें दिमाग नहीं दौड़ाना है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, इस लेक्चर में आपको मज़ा आया होगा और सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी। सो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग यूट्यूब से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं, तो उसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है। उसका सोल्यूशन है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे पहुंचने के लिए सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए, गूगल पे आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा, जिसमें नीचे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज दिया है। यहाँ क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक मेंशन है, साथ ही यहाँ एक्स्ट्रा लर्निंग के वीडियो और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 12 भी अवेलेबल है। एक्स्ट्रा लर्निंग में इट्स ऑल लीगल सीरीज करके सीरीज है, जिससे कि आप अपना लीगल नॉलेज इनहांस कर सकते हैं। तो एक बार एक्स्ट्रा लर्निंग में जाके इट्स ऑल लीगल वाली जो सीरीज है आप उसको भी देखिएगा। सपोज कीजिए कि आप क्लास 12 पे जाके क्लिक करते हैं, तो जैसे ही आप क्लास 12 पे जाके क्लिक करेंगे आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे क्लास 12 पे जितने भी सब्जेक्ट्स पर वीडियोस बन गए होंगे, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम से हो, चाहे ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से हो, उन सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्लास 12 का लीगल स्टडीज नजर आएगा। जैसे आप क्लास 12 लीगल स्टडीज पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे जो वीडियोस मिलेंगे वो वीडियोस आपकी एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग होंगे, और सारे वीडियोस चैप्टर वाइज फॉर्मेट में अरेंज होंगे, एंड चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज वीडियो अरेंज होंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको क्लास 12 लीगल स्टडीज का बताया, वैसे ही आप किसी भी क्लास में जाके किसी भी सब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो वीडियो का फॉर्मेट यही रहेगा, दैट इज चैप्टर वाइज, एंड चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज वीडियो अरेंज होंगे। तो आपको ढूंढने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इट इज अप टू यू, अगर आप यूट्यूब से कंफर्टेबल है तो यूट्यूब से पढ़िए, और अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो आप वेबसाइट के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सो इस चीज़ का फायदा उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को देखिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, ट्यूशंस में। साथ ही साथ इन वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।